नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इस बार वीडियो भी नई है और सब्जेक्ट भी नया है। फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, है ना। और इसका जो कोड है वो है क्या, CC कोर कोर्स 301। CC 301 को मैं यहाँ पे आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग से एंड तक, है ना। जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं। मैंने एक बुक ली है और उसमें जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लियर गाइस। सो आई होप इससे बचेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कुछ इस टाइप के आते नहीं है, तो सारे यहीं से फंसने वाले हैं आपको। क्लियर। सो प्रथम प्रश्न से शुरू करते हैं। क्लियर गाइस। आज का टॉपिक रहेगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सो पहला प्रश्न क्या है कि जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुई है। सो शिक्षा जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। ठीक है। और ये जो है एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, एडुकेटम से। ठीक है। कैसे होगा, एडुकेटीयूएम। ठीक है। एडुकेटम इसका मतलब होता है शिक्षा या शिक्षण। ठीक है, ग्रहण करना, लेना। और दो शब्द यहाँ पे और आएंगे प्रकाश में, एक है एडुशियर और एडुकेयर। एडुकेस लिखा हुआ है इन्होंने, ये भी क्या लिखा है, एडुकेयर। ठीक है ना। तो एडुकेयर मतलब विकसित करना। ठीक है। एडुशियर एडुकेयर का क्या मतलब है, विकसित करना, विकास करना। ठीक है, आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। एक और शब्द आता है यहाँ पे, ई ड्यूको। ई ड्यूको, है ना, DUCO। ई ड्यूको, ई का मतलब यहाँ पे हो जाता है, ई का मीनिंग जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आंतरिक, अंदर से। ठीक है। और ड्यूको का मतलब क्या है, आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना। सो अंदर से आगे बढ़ाना मतलब ये है कि आपको आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को डेवलप करना। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुई है, तो आप बता देंगे एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर और ईड्यूको। ठीक है, 4 शब्द मैंने आपको ये बताए हैं लिख के, यहाँ पे नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, शिक्षा से आपका क्या आशय है। तो शिक्षा से क्या आशय है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो जीवन पर्यंत मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जीवन के प्रत्येक भाग में, जीवन के प्रत्येक भाग में, हर दिन हर समय अनुभव से उसकी शिक्षा में, अनुभव से उसकी शिक्षा में क्या होती है, वृद्धि होती है। शिक्षा के द्वारा बुद्धि एवं चरित्र का विकास होता है। ठीक है, सिंपल से शब्द है। ये सारी चीज़ें मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल भी जाएंगी, जो पहले बनाई हुई हैं शिक्षा के ऊपर, कई सारी वीडियो, क्योंकि सब कुछ शिक्षा के ऊपर ही चल रहा है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे मेन चीज़ जो है कि समावेशी शिक्षा और समावेशी स्कूल होते क्या हैं और बनाए कैसे जाएं। इसमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि समावेश कैसे करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको ग्राउंड जीरो पे स्टैब्लिश कैसे करना है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ पर जो है वो स्पष्ट करना, उसको ध्यान से समझना। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ये है कि विभिन्न, अलग अलग, डाइवर्स क्षमताओं वाले जो बालक हैं उनको एक साथ, एक जगह, एक स्कूल में, एक ही कक्ष में बैठा कर सामान्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाना, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा देने को ही बोला गया कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा का मतलब जो नॉर्मल एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना। सो इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग व विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालय तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने की ओर इंगित करती है। समझ में आया कि समावेशी शिक्षा जो है वो विशिष्ट बालक कौन होते हैं, जो अपंग है या कुछ दिक्कत है, परेशानी है हल्की। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मान लिया दिखाई ही नहीं दे रहा और उसको सामान्य कक्ष में बैठा दिया। ठीक है। सो वो नहीं पढ़ पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हल्की कोई कमी है तो उसको ऐसा फील ना कराया जाए कि तो कुछ नहीं है, बेकार है, नकारा है, निकम्मा है। ऐसा फील ना करा के उसको सामान्य कक्ष में बैठाया जाए। ऐसी शिक्षा हमें प्रदान करनी है। तो समावेशी शिक्षा
उस शिक्षा को बोलते हैं कि वो हल्का सा कोई दिक्कत है, परेशानी है बालक को, तो उसको नॉर्मल जीवन जीने की तरफ अग्रसर करे, उनको मोटिवेट करे और उसको ऐसे फील ना कराए कि वो अलग है। ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। आंसर भी यही है, बस आपको प्रश्न देखने हैं, आंसर भी देख लेना। शिक्षा की विषय वस्तु से क्या बोध होता है आपका? विषय वस्तु, कंटेंट जो होता है, ठीक है, कंटेंट, तो उससे आपको शिक्षण का, प्रशिक्षण का, अनुदेशन का, इन सभी का बोध आपको कंटेंट देखते ही हो जाएगा कि ये शिक्षण है, ये प्रशिक्षण है, या फिर अनुदेशन है। अनुदेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा इन सभी का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्या केवल सामान्य बालकों के लिए या विशिष्ट बालकों के लिए या दोनों प्रकार के बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए नहीं? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन किन बच्चों के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए की जाती है? भाई उसमें क्या है कि जो विशिष्ट बालक कौन? मैंने बताया, जो जिनको हल्की फुल्की कोई दिक्कत परेशानी है। ठीक है। सपोज करो एक पैर से वो हल्का सा चल नहीं पाता है ना बच्चा, या हम कहें कि अपंग है, या कोई एक हाथ काम नहीं कर रहा या फिर एक पैर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? दिमाग तो उसका बिल्कुल चकाचक है ना, तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा कर पढ़ाएं। ठीक है। तो वो जिसका कोई अंग जो है काम नहीं कर रहा, अपंग है वो, ठीक है, उनको बोलेंगे हम विशिष्ट बालक बोलते हैं, और जो सामान्य है वो सामान्य है। इन दोनों की एक साथ एजुकेशन ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना। तो समावेशी शिक्षा कौन? जो सामान्य बालकों के लिए भी हो और विशिष्ट बालकों के लिए भी हो। इसलिए हम यहाँ पे दो क्लिक नहीं कर सकते, तो एक ही करना पड़ेगा, जो कि ये ऑप्शन करेक्ट है, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट शिक्षा, विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधितों के लिए, मतलब जो अपंग है या कुछ भी असमर्थ है किसी फील्ड में, असमर्थ बालकों के लिए, या फिर सब के लिए। तो इन सब के लिए हम विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। शिक्षा में जैसे कि सामान्य बालकों की शिक्षा है, उसमें हल्का सा चेंज कर दिया जाता है ताकि वो लोग भी उनके साथ मिलकर आराम से पढ़ सकें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिक्षा का अर्थ होता है। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? फटाफट से बताइए, आंसर तो सामने दिख ही रहा है। विकास की प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण, अध्ययन विषय, या फिर ये सभी? तो शिक्षा में शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अध्यापक का प्रशिक्षण अगर हम कहें, अध्यापक की ट्रेनिंग अगर हम बोलें, तो वो भी शिक्षा है। अध्ययन का विषय, ठीक है, क्या विषय अध्ययन करना, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम जो क्लिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये सभी, जो कि आपको आंसर भी दिख रहा है। नेक्स्ट जो आपका आता है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स वहाँ पे चाहिए क्या? मनोवैज्ञानिक चाहिए क्या? विशिष्ट शिक्षक चाहिए क्या? जी हाँ, ये सब चाहिए। डॉक्टर्स मीन्स डिस्पेंसरी स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है। विशिष्ट बच्चे हैं, विशिष्ट शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर कोई परेशानी होने लगी तो वहाँ पे आपको डॉक्टर की भी आवश्यकता होगी। ठीक है। हल्का सा जो जिसको कहते हैं कमज़ोर दिमाग का बालक है कि इसका मोटा दिमाग है, इस प्रकार के बालक को वो समझ सकता है, तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होगी। विशिष्ट शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी जो दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा सकें। ठीक है ना। प्रशिक्षित अध्यापक, तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे? इन सभी की। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं कौन कौन से? दार्शनिक आधार, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर ये सभी? तो दार्शनिक आधार भी होते हैं, दर्शन, सामाजिक आधार भी होता है, शिक्षा हर प्रकार से होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। ठीक है ना। सो शिक्षा के ये तीनों आधार यहाँ पर होते हैं, दार्शनिक पक्ष भी रहता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 7, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? बी एम नहीं है, बी एस ब्लूम है ये। ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे जो हम राइट क्लिक करेंगे वो किस पर करेंगे? ब्लूम पे कर देंगे। ठीक है, बी एस ब्लूम यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा। और स्वामित्व अधिगम क्या होता है ये आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें ये है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बच्चा जब किसी टॉपिक पे अपना स्वामित्व कर लेता है, मतलब वो पक्का उसको रट्टाफाई हो जाता है, याद हो जाता है, लर्न हो जाता है, देन उसको नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम है या जो भी है वो दी जाती है। अगर वहाँ पे वो उसको अच्छे से याद नहीं कर पाता तो वापस से उसी यूनिट को उसको पढ़ाया जाता है या उसी टॉपिक को उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान के साथ वैज्ञानिक तथ्यों का अनुभव प्रदान करना। हाँ। दक्षता के साथ जीविकोपार्जन का योग्य बनाना। जो उच्च शिक्षा है वो जीविकोपार्जन योग्य बनाती है। हम जो है कोई बीटेक करता है, कोई एमबीए करता है, कोई कुछ करता है और करके क्या करते हैं, जॉब करते हैं। व्यावसायिक विकास व चारित्रिक विकास दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है हम कह सकते हैं कि हाँ सही आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य क्या है कि गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना लाइब्रेरी, लैब्स वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर रहती हैं, ठीक है। और होनी भी चाहिए, ऐसा तात्पर्य है क्या? आशा भी है और ये होना भी चाहिए और ये होता भी है। प्रशिक्षित अध्यापक वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से दक्षता प्रदान वहाँ पे की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या ना कि भाई जीविकोपार्जन योग्य बनाना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, उपयुक्त सभी पर क्लिक करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किस संबंध में सुझाव दिए? तो यहाँ पर शिक्षा को अच्छा कैसे बनाया जाए, सबका ये सुझाव तो आएगा ही आएगा। माध्यमिक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए और उच्च शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए, तो ये सारे सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई एक मिलता है तो वो टिक करेंगे, और ये सारे मिलते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किस संबंध में सुझाव दिए थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने, शिक्षा परिषद ने, ये देखिए क्या करना है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, ठीक है ना। तो इसको याद रखें, शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए सुझाव दिए गए वहाँ पे, ठीक है ना। शिक्षा परिषद शिक्षा को उन्नत बनाएगा, ठीक है। सिमिलर है तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, उसको याद रखेंगे और ए पे क्लिक करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन थे वो लोग, कौन थे वो, कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग, इसको अच्छे से पढ़ लेना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन पहुँच जाता है, पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो कम से कम याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का कार्य क्या क्या है? शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, बिल्कुल है। शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, मानक मतलब पैरामीटर्स वहाँ पे विकसित करना, और उसमें थर्ड क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। क्लियर गाइस? सो ये तीनों ही यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं सही बात है, तो आप ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पर क्लिक करेंगे या टिक करेंगे, गोला भरेंगे। भारत में सभी के लिए शिक्षा का अभिप्राय निम्न संदर्भों में है। सभी के लिए शिक्षा, पूर्व बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा का प्रकार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन या यूनिवर्सल शिक्षा, हर जगह समान, असाक्षरता इलिटरेसी को कम करना, ठीक है। तो ये सभी के लिए शिक्षा का अभिप्राय है, उद्देश्य है, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट आपका आता है उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। क्या सिद्धांत है उसके? कार्यों की रूपरेखा तैयार करना कि कार्य कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कब होगा। विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देना, है ना। और प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होना, ये उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के सिद्धांत हैं। जैसे कि आप जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो लगभग सभी चीज़ों का ज्ञान वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको बताया जाए, क्योंकि आपका जो ग्रैब करने की पावर है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है ना। जो ड्रामा है इस टाइप का, स्टेज शो टाइप है, या फिर भाषणबाजी है, डिबेट है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा में कराई जाती हैं ताकि आपको हर चीज़ का ज्ञान वहाँ पे दिया जाए। तो प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान है, कार्यों की रूपरेखा तैयार करना है और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रगति में योगदान
देने के लिए जागरूक करना है, ठीक है ना। सो ये सभी यहाँ पे आप ऑप्शन पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व क्या होता है? प्राथमिक शिक्षण का विकास, माध्यमिक शिक्षकों का विकास, ए और बी दोनों का विकास, या फिर किसी का विकास नहीं। तो यहाँ पर भाई किसी का विकास नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सी, ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी को देखो क्या है, प्राथमिक शिक्षण का विकास और माध्यमिक शिक्षकों का विकास। तो यहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक दो ही चीज़ें आ गई, एक में शिक्षण का विकास है और एक में शिक्षकों का विकास है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक कट गया, बचा कौन, ए, वही आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदों की कुल संख्या है 48। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, एकता का विकास, सामाजिक एकता का विकास, ठीक है। ये सारी तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो राष्ट्रीय विकास भी होना है, एकता का विकास एक ही बात हो गया, और सामाजिक एकता का विकास, ठीक है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो 4th रहेगा, डी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का स्वरूप, अनुदेशन का माध्यम, धर्मनिरपेक्षता का समावेश, बिना बोझ के सीखने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी वाला होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का महत्व है नवीन तथ्यों के समावेश के लिए, पाठ्यक्रम विकास के लिए, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, या फिर सभी के लिए। तो यहाँ पर नवीन तथ्य का समावेश भी वहाँ पे करना है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का विकास और मानवीय मूल्यों का विकास, अगर ये तीनों आ गए हैं तो ऑप्शन लगेगा आपका डी, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण से अभी शिक्षा का अभिप्राय है, या फिर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण से है, या फिर ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण से है जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पठन कार्य करना चाहते हैं, या फिर किसी में से नहीं है। सो केवल प्राथमिक नहीं, केवल माध्यमिक नहीं, और ना ही कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बचेगा कि जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पठन कार्य करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपको करेक्ट करना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1993 में हुई, याद रखना। डेलर रिपोर्ट जमा की गई कहाँ पर, पेरिस में। सो गाइज अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट, शिक्षा विषय के अंतर्गत डैश का ज्ञान दिया जाता है। तो शिक्षा विषय के अंतर्गत शिक्षण का ज्ञान दिया जाता है कि शिक्षण कैसे कराना है। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा का आयोजन किन बालकों के लिए किया जाता है? तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के लिए, है ना, जो विशिष्ट हैं। विशिष्ट कैसे? जो असमर्थ है ना। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए होती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, विशिष्ट तथा सामान्य, दोनों बच्चों के लिए। शिक्षा की मुख्य धारा में डैश बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम, जैसा चलता आ रहा है परंपरागत, तो उसमें कैसे चलता आ रहा है, नॉर्मल बच्चे नॉर्मल शिक्षा, है ना। तो यही मुख्य धारा है, और इस मुख्य धारा से हमको किसको जोड़ना है? विशिष्ट बच्चों को जो है मुख्य धारा में लेके आना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। तो मुख्य धारा का मतलब नॉर्मल शिक्षा, नॉर्मल बच्चे। क्लियर गाइस? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा शब्द का उपयोग अध्यापक डैश के लिए करता है। तो शिक्षा शब्द का उपयोग हम शिक्षण के लिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना, वो भी यही था, ये भी यही है, ठीक है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का एक्ट कब बना था? ठीक है, तो यहाँ पे सन याद रखना, 1993 में बना था, और 1995 में वो क्या हुआ था, पारित हुआ था। एक तरीके से वो मतलब ग्राउंड जीरो पे आ गया था, उसने अपना कार्य जो है वो करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 में ऑन पेपर 1993। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रही है ग्राउंड जीरो।
ग्राउंड जीरो मतलब कार्य शुरू, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गए। 6 में पूछा गया है कि बना कब था, 7 में पूछा गया है कि कार्य कौन से सन में आरंभ किया था। तो 2 साल लगे थे पेपर से उसको ग्राउंड जीरो तक आने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना का जो लक्ष्य है वो शिक्षक शिक्षा में क्या लाना है, गुणवत्ता लाना है, उसको और अच्छा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक एक नंबर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रत्येक जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों की कुल संख्या है 48, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। उसमें 48 जो है कर्मचारियों के पदों की जो संख्या होगी वो 48 होगी, किसमें, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन मार्च में थाईलैंड में हुआ था, सन क्या था, 1990 में हुआ था, ठीक है। जॉमटियन थाईलैंड में जो हुआ था 1990 मार्च 1990 में, ठीक है ना, 1990 में। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था डैश के लिए की जाती है, तो विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बच्चों के लिए की जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा जिसमें कुछ अलग प्रशिक्षित अध्यापक हों, कुछ अलग मेथड यूज़ हो रहे हों, नॉर्मल वाली से कुछ अलग, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा। क्लियर गाइज, ये क्या हो गया। अब चलते हैं सत्य असत्य प्रश्नों की ओर, वो भी इन्हीं में से होंगे, इन्हीं के भाई बंधु। पहला प्रश्न है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा एक अध्ययन का विषय है, हाँ ये भी सत्य है। और देखिए 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, ठीक है ना। विशिष्ट शिक्षा का आयोजन सामान्य विद्यालयों में किया जाता है, तो विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट स्कूल चाहिए, विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक चाहिए और उनके लिए दुनिया भर की सामग्री चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है सामान्य स्कूल में थोड़े से चेंज करके, है ना, हल्का सा टीचर्स को प्रशिक्षण देके और हल्का सा वहाँ पे पठन सामग्री में भी चेंज करके, ताकि वो भी वहाँ पे जुड़ जाए। ये समावेशी शिक्षा है। इटार्ड ने इसको सबसे पहले कहा था और ये अमेरिका में शुरू हुई थी स्टार्टिंग में। सो नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन पे आ गए हम। शिक्षा की मुख्य धारा में बाधितों तथा असमर्थ बालकों को शिक्षा दी जाती है। मुख्य धारा में जो बाधित हैं, जो असमर्थ हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ में बैठा कर शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है। भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं, जाहिर सी बात है, हर चीज़ के घटक रहते हैं, तो भाषा के भी होंगे। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे, और यह देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने अभी बताए थे आपको, ठीक है। इटार्ड इसके प्रवर्तक थे और सर्वप्रथम अमेरिका में ये जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी। सो ये कुछ आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट के, जो कि फिनिश होते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। सो अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर और शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जिसमें यहाँ पर आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो है क्या, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा सबको पता होगी अगर आपने अच्छे से या हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, क्योंकि टॉपिक ही वही है और इसको तो याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा जिसमें असमर्थ बच्चे या किसी भी प्रकार से जो विशिष्ट बालक उनको हम बोल सकते हैं, वो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उस शिक्षा को बोलेंगे समावेशी शिक्षा, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कहता है कि श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, जो ऐसे बालक जो सुनने में थोड़ा दिक्कत है ना। तो श्रवण मतलब सुनना और बाधित मतलब रुकावट, ठीक है, जिनको सुनने में कुछ रुकावट है। दृष्टि बाधित बालक, दृष्टि मतलब देखना, आंखों की दृष्टि, है ना, वो बाधित मतलब फिर से रुकावट, सो जो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते, मतलब देखने में थोड़ी उनको दिक्कत है, बहुत नज़दीक से देखते हैं कुछ बालक, कुछ दूर करके देखते हैं, है ना। वाणी बाधित बालक की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है।
तो वाणी बाधित मतलब इनकी आवाज़ या तो थोड़ी भारी होगी, या तो फिर आपने देखा होगा हकलाना जिसको बोलते हैं, रुक रुक के जो बोलते हैं, है ना, कि भाई हकला रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप से बोल देते हैं। सो जो रुक रुक के बोलते हैं आवाज़ भारी होती है, दो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मूढ़ बुद्धि बालक, सो यहाँ पर कई सारी हैं। अगर आईक्यू की हम बात करें, ठीक है, आईक्यू लेवल की अगर हम बात करें, बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, अल्प बुद्धि, सामान्य बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि, तो कई सारी चीज़ें इस टाइप से आती हैं। तो उसमें एक पॉइंट है कि मूढ़ बुद्धि जो बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पर मूढ़ बुद्धि का जो आईक्यू लेवल है आपका जो रहेगा, मूढ़ बुद्धि का 26 से 50 रहेगा, ठीक है ना। मूढ़ बुद्धि का जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल क्या है ना कि थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं आ पाएगी। हालांकि फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे आईक्यू का मिल जाता है कि जो मेंटल एज है और जो रियल एज है इंटू 100 करके वहाँ पे वो निकाल लेते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर भी हमें लिखना है तो वो लिखेंगे हम 26 से 50 मूढ़ बुद्धि की, और जड़ बुद्धि की लिखेंगे 25 से कम, और मूर्ख बुद्धि की लिखेंगे 50 से 75, 51 से 75, ठीक है ना। इस टाइप से हम लिख देंगे। क्लियर गाइस, चलते हैं आगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? ए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, बी, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, सी, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, संवेगात्मक इमोशनल रूप से स्वस्थ होना, या फिर डी, इन सभी से स्वस्थ होना। जी हाँ, सारी ही चीज़ें जरूरी हैं, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है, भावात्मक, व्यवहारिक, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं इंसान के लिए। प्रश्न नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में क्या क्या सत्य है वो देख लेते हैं। ए, शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी विशेष रूप से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। जी हाँ। बी, शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में स्वास्थ्य के दो भिन्न पक्ष हैं। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा, सर दर्द हो सकता है ना। नहीं, ये तो खैर बॉडी पेन में आ जाएगा, सर दर्द तो मानसिक में थोड़ी चिंता और बेचैनी, पागलपन, इस टाइप की चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी को ही सही मानेंगे कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य है। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 3, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजित रहता है। हाँ, विभिन्न समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका मन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हर प्रकार की परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। जी हाँ, तो यहाँ पर भी हम डी ऑप्शन, ये ज़्यादा ऑप्शन बुक में इसलिए दिए जाते हैं कि इनमें से एक भी आपको फंस जाए वहाँ पे तो आप करेक्ट आंसर वहाँ पे दे सकें, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही मिले, इनमें से कोई एक मिल जाएगा और बाकी कुछ अलग मिल जाएंगे। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना, जीवन में सामंजस्यता स्थापित करना, बैलेंस जिसको बोलेंगे हम, जीवन में नियमितता, है ना, कंटिन्यूटी। सो हम कह सकते हैं कि ये सभी लक्षण, तीनों ही चीज़ें जरूरी हैं, आत्मनिरीक्षण करना भी, ठीक है ना, सामंजस्यता भी और नियमितता भी, ये जरूरी है। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 5, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या नहीं है? बौद्धिक एवं संवेगात्मक अपरिपक्वता जो परिपक्व न हो, सामाजिक सामंजस्यता, अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 5th में कि बी गलत है, लक्षण नहीं है पूछा हुआ है लेकिन ये तो लक्षण है, ठीक है। सी ये भी गलत है, अपरिपक्वता पर है यहाँ पे, ठीक है। और डी क्या है, सर्वांगीण जीवन व्यतीत करना, ये भी गलत है। तो ये तीनों ही गलत है, या तो आप एलिमिनेट कर लीजिए या तो फिर आप राइट आंसर पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। दो ऑप्शन रहते हैं कि सही आंसर कैसे हम चुनें। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, मानसिक अस्वस्थता से क्या आशय है? सो अस्वस्थता से आशय क्या है? बुद्धि का समुचित विकास न होना, मानसिक स्वास्थ्य का अभाव होना, अत्यधिक क्रोधी होना, या फिर विभिन्न मानसिक विकार होना। तो सिमिलर से ही हो गई है, तो है ना। सो मानसिक अस्वस्थता से आशय है मानसिक स्वास्थ्य का अभाव होना,
अस्वस्थ है। अब विभिन्न मानसिक विकार मतलब ये तो बहुत सारे हो गए, कोई एक भी होएगा उसी से हो जाएगा कि मानसिक जो मन है वो अस्वस्थ है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मानसिक अस्वस्थता का स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो न हो, ठीक है। जरूरी नहीं वो विभिन्न रोगों से हो, वो तो एक से भी अस्वस्थ हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी आप बीमार, जब बुखार हो, कैंसर हो, ये हो, वो हो, 4-5 बीमारियाँ हो तभी कोई कहेगा कि बीमार है। नहीं नहीं, हम तो सिंपल बोल देंगे ना कि अगर खांसी भी है तो बीमार है ना। और बुद्धि का समुचित विकास न होना, ये अल्प बुद्धि में चला जाएगा। अत्यधिक क्रोधी होना तो ये जरूरी नहीं है अस्वस्थता का, ठीक है। क्रोध हमें किन्हीं बातों पर आ जाता है, सिचुएशन डिपेंडेंट है। प्रश्न नंबर 7, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार एवं कार्य असामान्य हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाता है। जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन तब तक अव्यवस्थित और असंतुलित ही चलेगा। आपके सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ शारीरिक कष्ट का, कि अगर आपको कहीं भी दर्द है या सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कपड़ा बांधे लेटे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना हो पाएगा ना मन लगेगा। सी, जीवन में समायोजन का अभाव हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में असफलता प्राप्त होती है क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। सो यहाँ पर जो हम करेक्शन करेंगे, वो करेक्ट आंसर देंगे, वो ऑल ऑफ द अबव देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानसिक अस्वस्थता के मुख्य रूप या प्रकार कौन कौन से हैं? यौन विकृतियां या सामान्य जीवन में विकृतियां, मनोस्नायविक विकृतियां, मनोविकृतियां, या फिर ये सभी? तो मन अगर आपका बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो सारी चीज़ें ही गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि मन हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर बैंक है ना। अब पावर बैंक कैसे है इसको समझ लीजिए कि सपोज़ करो आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा, तो आपको थकान हो जाएगी, है ना। अब बैठ जाएंगे, आप आराम करेंगे, मन नहीं लग रहा आपका। लेकिन अभी किसी ने बोल दिया जो आपको पसंद है, मीन्स आपको खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, और किसी ने बोला चल यार क्रिकेट खेलते हैं, तो आप में एकदम से जोश आ जाएगा, ठीक है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि मानव एक पावर बैंक की तरह है जो हमें ऊर्जा देता है, और अगर ये हैप्पी है, मन अगर हैप्पी है, ठीक है, मन जो है हमारा सारी ऊर्जा यही दे रहा है। मन अगर हैप्पी है, आपका खुश है, स्वस्थ है, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ तो दिक्कत होने लगेंगी। तो यहाँ पर भी आप ये सभी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सारी विकृतियाँ यहाँ पर हो जाएंगी जो जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। मानसिक अस्वस्थता के विभिन्न कारणों के वर्ग हैं। सामंजस्य स्थापित करने में बाधक कारक, मानसिक अस्वस्थता की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक, और मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष कारक। सो इन सभी जो भी कारक के वर्ग यहाँ पे दिए गए हैं, इनके अंतर्गत जितने भी कारक आते हैं वो सारे मानसिक अस्वस्थता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे तीनों का ही हो जाएगा कि हाँ, ऊपर के तीनों बिल्कुल सही हैं, यही दिक्कत करते हैं। प्रश्न नंबर 10, व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने में बाधक कारकों का सामना करना पड़ता है। परिस्थितिजन्य कारक, परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न जो कुछ कारण होते हैं, विभिन्न व्यक्तिगत दोष, रुचियों एवं आकांक्षाओं में विरोध, है ना, रुचियों एवं जो हमारी रुचि है, हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनमें विरोध, ठीक है। तो ये सारे ही मिलके क्या करते हैं कि सामंजस्य को स्थापित करने से रोकते हैं, मानसिक अस्वस्थता को बढ़ाते हैं, एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं, ठीक है, अनबैलेंस करते हैं सिस्टम को, जिससे हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, परेशान होता है, दिक्कत में आता है, ठीक है। और धीरे धीरे चिंता फिक्र यहीं से स्टार्ट हो जाती है और मन जो है वो परेशान हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा पारिवारिक कारक जिम्मेदार होता है? ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा पारिवारिक कारक है जो जिम्मेदार होता है? माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य, हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छे हैं तो हमें भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, वातावरण से तो बिल्कुल जहाँ पे हम रह रहे हैं, अगर वही अशांत है तो हम भी अशांत ही होंगे। माता पिता का सद्व्यवहार, ठीक है, अगर उनका व्यवहार अच्छा है तो हमारा भी जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। और दोनों में आपस में ही मारकाट मची हुई है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, तो भैया
टेंशन में ही रहोगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सभी ऊपर के कारक मुझे सही लग रहे हैं, तो यही सभी, ठीक है ना। और आंसर आपके नीचे गिवन रहती हैं, जो कि आप साथ ही देख भी रहे हैं। प्रश्न 12, बच्चों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए। कैसा अनुशासन होना चाहिए? अत्यधिक कठोर होना चाहिए, है ना, हिटलर टाइप। लोकतंत्रीय अनुशासन होना चाहिए, लोकतंत्र के जैसा, है ना, जैसा हमारा देश है, सब लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, लेकिन एक अनुशासन की तरह हम कार्य करते हैं। जैसे भी जो भी हमारे रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं एक अच्छे नागरिक की तरह। अनुशासन पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक कठोर, लोकतंत्रीय या फिर अनुशासन पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। प्राकृतिक अनुशासन होना चाहिए, तो प्राकृतिक अनुशासन तो होगा नहीं, हल्का फुल्का तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो लोकतंत्रीय अनुशासन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में विद्यालय की भूमिका है। विद्यालय को क्या करना चाहिए? शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के उपाय बताने चाहिए, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वहाँ पर होना चाहिए या हिटलर के जैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, रक्षा के उपाय बताने चाहिए, निर्देशन एवं परामर्श वहाँ पे समय समय पर होता रहना चाहिए, निर्देश देना, आज्ञा देना और परामर्श, अगर कोई भी दिक्कत है तो उनका सुझाव देना। तो क्या हम करें? तीनों चीज़ें मुझे सही लग रही हैं, तो ये सभी, है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। पारिवारिक क्षेत्र में स्वास्थ्य विज्ञान का जो महत्व है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व पारिवारिक क्षेत्र में है, बच्चों के विकास के क्षेत्र में है, व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ है, सर्वांगीण विकास की ओर है, ठीक है। तो हर जगह अगर आपका मन स्वस्थ है तो आप परिवार में, बच्चों के विकास में, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य बच्चों के विकास में और व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में हेल्प करेगा। मन जिनका स्वस्थ होगा वो अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है किसी भी प्रकार से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है सामान्य व्यक्ति, मानसिक रोगी, संपूर्ण समाज या फिर सभी। तो सामान्य व्यक्ति से लेके मानसिक रोगी और संपूर्ण समाज यहाँ पर इसका क्षेत्र माना जाएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ रोगियों के लिए नहीं है या सिर्फ सामान्य के लिए नहीं है, सबके लिए है। प्रश्न नंबर 16, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य क्या है? सो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए क्या? ए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, जी हाँ। बी, मानसिक रोगों की रोकथाम करना, ये भी है। सी, मानसिक रोगों का उपचार करना। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में उपचार, रोकथाम और उससे बचाव के उपाय, सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर मैक्सिमम केस में हो रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा ये सिर्फ बताने की कोशिश की जा रही है, करना तो आपने पेपर में ही है, ध्यान रखना है आपको। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध दर्शाने वाला कथन। देखो, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, इनका जो संबंध दर्शाने वाला कथन कौन सा है? मानसिक, एक कथन पे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक काल्पनिक अवधारणा है तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान अनावश्यक है। यार ये तो गलत बात बोल रहा है, गंदी बातें बोल रहा है। बी, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध पागलपन जैसी समस्याओं से है और इसके उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को विकसित किया गया है। नहीं, ये बीमारियों के लिए तो है ही, लेकिन सामान्य के लिए भी है, समाज के लिए भी है, हमने अभी अभी पढ़ा। सी, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी दशा है या ऐसी स्थिति है तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक मानसिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। अरे मैं गलत पढ़ गया क्या भैया? ये देखो, मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिति या दशा है, ठीक है, ध्यान पता नहीं कहाँ है मेरा आजकल।
एक स्थिति या दशा है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिति है या दशा है किसी भी मनुष्य की, और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक मानसिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। फोर्थ, और आंसर भी है नीचे यार, ठीक क्या लग रहा है? मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में कोई संबंध नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो, आप ध्यान से पढ़ो तो सी आंसर ही करेक्ट है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक दशा है, स्थिति है, या तो आदमी स्वस्थ है या अस्वस्थ है। ठीक है, और विज्ञान उसको अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, एक सब्जेक्ट है। क्लियर गाइस? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है 18। विशिष्ट या असाधारण बालक जो होते हैं, विशिष्ट या फिर असाधारण बालक जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ए पॉइंट, सामान्य से अधिक बौद्धिक प्रतिभा संपन्न होते हैं। बी पॉइंट, सामान्य या औसत गुणों से विचलित गुणों वाले होते हैं। सी, सामान्य से बहुत कम बौद्धिक प्रतिभा संपन्न होते हैं, या अस्पष्ट गुणों वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो विशिष्ट और असाधारण बालकों की बात यहाँ पे की जा रही है, वो सामान्य या औसत गुणों से विचलित गुणों वाले होते हैं। जो सामान्य गुण है उनसे थोड़ा सा विचलित, मतलब डिफ्लेक्शन लिए हुए थोड़े से अलग गुण जिन पर हो, वो वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। विशिष्ट एक ऐसा अंतर्विशिष्ट पद है जिसका तात्पर्य किसी भी ऐसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? क्रोनक्रो, क्रिक एवं गालाघर, हेवार्ड और ऑरलेंस्की, या फिर इनमें से किसी का। सो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हेवार्ड और ऑरलेंस्की। क्लियर गाइस? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ 20। विशिष्ट बालकों की विशेषता या लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत गुणों में सामान्य या औसतन से स्पष्ट विचलन पाया जाना, सुचारू शिक्षा के लिए सामान्य से निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता, माता पिता अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता। तो ये यहाँ पे जो विशिष्ट बालक हैं वो व्यक्तिगत गुणों में सामान्य भी हो सकते हैं, है ना, या फिर औसतन से उनमें कुछ डिफ्लेक्शन, कुछ कम या ज़्यादा जो गुण हैं वो या तो अल्प बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि मोटी हो गई, या फिर दिखने में हल्की परेशानी हो गई, इस टाइप से हो सकता है। सुचारू शिक्षा के लिए सामान्य से निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता हो सकती है। माता पिता अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्लियर? सो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। सामान्य से अधिक योग्यता एवं उच्च स्तर वाले जो बालक होते हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? जो सामान्य से अधिक योग्यता रखते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनको, ठीक है, तो गॉड गिफ्टेड ही बोला जाता है, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे बोला जाता है, प्रतिभा संपन्न बालक बोला जाता है, जो भी इस टाइप का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखे उस पर टिक आप कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। प्रतिभा संपन्न बालक की विशेषता क्या नहीं है? जो प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है? बुद्धि लब्धि का सामान्य से अधिक होना, क्या ये विशेषता नहीं है? उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से अधिक होगी। सीखने की गति सामान्य से अधिक होना, जो अच्छे बच्चे हैं उनकी जो सीखने की गति है वो सामान्य से अधिक होगी, तभी उनको प्रतिभा संपन्न या फिर गॉड गिफ्टेड बच्चे बोला गया है। हर प्रकार की प्रतियोगिता से बचना, ऐसा नहीं है, वो तो उचक उचक के उसमें भाग लेते हैं कि हाँ ठीक है ये मैं कर लूँगा, वो भी मैं कर लूँगा, इस टाइप से। क्लियर गाइज? सो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन ये वाला करेक्ट रहेगा। सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेना, हाँ बिल्कुल, क्रिएटिव, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव जो डीड होते हैं उनमें उनकी रुचि होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट विच इज़ 23। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 120 से ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, सामान्य वालों की 120 से कम रहेगी, ठीक है ना। और जो मैंने बताया था आपको, मूड बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, ठीक है,
तो इस टाइप से इनकी कैटेगरी डिवाइड की गई है। बुद्धिलब्धि एक टॉपिक है, उसको मैं करा दूंगा आपको, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, मानसिक आयु, नॉर्मल आयु, ठीक है, इंटू 100 करके, उसे हम बुद्धिलब्धि या आईक्यू जिसको बोलते हैं वो निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो बालक अपनी आयु के औसत बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का औसत ज्ञान अर्जित करने में असमर्थ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य बालक, बुद्धिहीन बालक, पिछड़ा बालक या फिर असामान्य बालक। तो यहाँ पे वो पिछड़ गया है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे? पिछड़ा बालक बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी विशेषता पिछड़े बालक पर लागू नहीं होती? लागू नहीं होती, ठीक है। तो ए क्या है? कक्षा का पाठ्यक्रम भलीभांति न समझ सकना, बी गृह कार्यों को पूरा न करना, सी सृजनात्मक एवं मौलिक कार्यों में दक्ष होना, डी बुद्धिलब्धि का कम होना। तो जो पिछड़े बालक हैं उनको दोबारा से देखो, ए ऑप्शन कक्षा का पाठ्यक्रम भलीभांति समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, गृह कार्यों को पूरा नहीं करेंगे, ये भी ठीक है। डी देखो, बुद्धिलब्धि उनकी कम होगी, ठीक है, ये तो होगा, क्या नहीं होगा वो पूछा गया है, तो वो है सृजनात्मक एवं मौलिक कार्यों में दक्ष वो नहीं होंगे क्योंकि वो पिछड़े हुए बालक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पिछड़े बालक की शैक्षिक व्यवस्था में होना चाहिए, शिक्षक द्वारा अतिरिक्त ध्यान उनको देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। योग्यता एवं क्षमता के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए, हाँ जी, मतलब योग्यता और क्षमता के अनुसार ऐसा है कि आपने बहुत या तो इजी दे दिया तो उनकी जो आईक्यू है वो बढ़ेगा नहीं, बहुत हार्ड दे दिया तो वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो योग्यता और क्षमता के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। विभिन्न उपायों द्वारा प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि उपयुक्त जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, और हम यहाँ पे जो टिक करेंगे वो डी पर करेंगे। बालकों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कारक हैं, तो बालकों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? पारिवारिक वातावरण की अनुपयुक्तता, रोग एवं शारीरिक दोष, संवेगात्मक अस्थिरता, ठीक है, या फिर ये सभी। तो ये सभी कारक जो हैं वो पिछड़ेपन के जिम्मेदार कारक हैं। मंद बुद्धि बालक से क्या आशय है? मंद बुद्धि वो जिनकी आईक्यू जिनका क्या होता है? कम होता है, ठीक है, वो मंद बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? बी, जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो सामान्य से कम होती है। मंद बुद्धि बालक का लक्षण क्या है? मौलिकता का अभाव होगा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा, अधिगम की गति एवं जो अधिगम है वो स्लो होगा, उसका रेट कम होगा। तो यहाँ पे तीनों लक्षण ही मंद बुद्धि बालक के लक्षण हैं। मंद बुद्धि बालक का आवश्यक लक्षण नहीं है, तो क्या यहाँ पर आवश्यक लक्षण नहीं है? ए, शब्दकोश का अपूर्ण तथा दोषपूर्ण होना, बी, सामान्यकरण करने में असमर्थ होना, सी, सृजनात्मकता की भरपूर क्षमता का होना, या अमूर्त चिंतन करने में सक्षम न होना। तो ये जो ए, बी और डी है ये तो उसके लक्षण हैं, क्या नहीं है वो ये है, ठीक है। मंद बुद्धि भी जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो सकती, उसमें जो क्षमता है वो भरपूर नहीं होगी, कम होगी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मंद बुद्धि बालक की पहचान की जा सकती है, कैसे करोगे? बुद्धि परीक्षणों से करोगे? हाँ, कर पाएंगे। उपलब्धि परीक्षणों द्वारा भी कर सकते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषताओं की कसौटी मानकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी से यहाँ पर आप उनकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। विशिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है ताकि वो अपना लेवल को अप कर सकें और एक समय पर सामान्य में आ सकें। विशेष शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षित करना भी आवश्यक है। तो उपयुक्त सभी उपाय करना यहाँ पर आवश्यक है। जटिल बालक से आशय, जटिल बालक, अभी हम मंद बुद्धि पिछड़े बालक पढ़ चुके हैं, तो जटिल बालक, जिस बालक का व्यवहार सरल ना हो, जिस बालक के व्यवहार से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो, जिस बालक का व्यवहार असामाजिक तथा समाज विरोधी हो, उस बालक को हम बोलेंगे जटिल
बालक, ठीक है। व्यवहार सरल ना हो, समस्याएं उत्पन्न करता हो और समाज विरोधी हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जटिल होते हैं। जटिल बालकों के उपचार के लिए क्या आवश्यक है? सुबह शाम नहीं, वो तो पनिशमेंट सही नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो सुबह शाम 2 थप्पड़ इस गाल पे 2 थप्पड़ उस गाल पे, ऐसा करने से और बिगड़ता ही है। अगर हम रियल में देखें तो एक मजाक की बात ठहरी, ठीक है ना। देखो क्या आवश्यक है, अभिभावकों एवं अध्यापकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आवश्यक है। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से सुधार के प्रयास भी आवश्यक हैं। जहाँ पर दंड देना चाहिए वहाँ पर दंड दें, जहाँ पर पुरस्कार देना चाहिए वहाँ पर पुरस्कार दें। स्वास्थ्य, स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तो उपयुक्त सभी उपाय यहाँ पर आवश्यक है। अब देखते हैं कथन आ गया है 35। ऐसा व्यक्ति या बालक जिसमें शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम विकलांग कह सकते हैं। यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किसने किया है? यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36। आँख, कान अथवा वाणी संबंधी दोष के कारण शिक्षा में पिछड़ जाने वाले बालक को क्या कहा जाता है? कौन सा बालक उसको कहा जाता है जो आँख, कान तथा वाणी संबंधी दोष के कारण शिक्षा में पिछड़ जाते हैं? तो उसको शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक बोलते हैं, ठीक है। जो किसी अपने शरीर के अंग की वजह से पिछड़ गया हो शिक्षा में, या तो उसको देखने में कठिनाई हो रही है, सुनने में कठिनाई हो रही है, बोलने में कठिनाई हो रही है, इस टाइप से शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो सकते हैं। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन कौन से हो सकते हैं? संपूर्ण अथवा अर्ध अंधे बालक को हम शारीरिक रूप से विकलांग कह सकते हैं। पूर्ण बधिर अथवा अपूर्ण बधिर, बधिर होता है क्या? जो सुन ना पाए, ठीक है, जो सुन ना पाए उनको बोलते हैं बधिर, ठीक है ना। तो पूर्ण बधिर या फिर अपूर्ण बधिर बालक। सी है हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाणी वाले बालक, या तो हकलाते हैं या फिर उनकी वाणी में दोष है। उपयुक्त सभी प्रकार के बालकों को हम क्या बोलते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 38। अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। तो अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था आपने देखा होगा टीवी में भी, वो ना उंगलियों के माध्यम से उनको एक बुक दी जाती है जो जिनमें अक्षर जो है वो खुदे रहते हैं, ठीक है, गड्ढा गड्ढा खांचे बने रहते हैं, तो वो उंगलियों के माध्यम से उनको पढ़ लेते हैं या फिर उभरे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेल लिपि, ठीक है। तो ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं। सामाजिक असुविधात्मक बालक जो होते हैं, अधिगम असमर्थी, शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक मंदित या सांस्कृतिक असुविधात्मक, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। सांस्कृतिक असुविधात्मक, सामाजिक असुविधात्मक मतलब जो सांस्कृतिक से हट जाएं, जुड़ ना पाएँ, और उनको हम बोलेंगे सांस्कृतिक असुविधात्मक। सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं असमायोजित बालक, जो समायोजित ना कर सकते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बच्चे। या फिर समस्यात्मक बालक, दोनों ही या फिर कोई नहीं, तो एडजस्टमेंट ना करने वाले और समस्या उत्पन्न करने वाले। नेक्स्ट है आपका सामाजिक असुविधात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। मुख्य धारा, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दिमाग सही चल रहा है, बस इतना ही फ़र्क है ना। एक शब्द में मैंने आपको बता दिया। सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता परामर्श तथा निर्देशन, ठीक है। उनको परामर्श देना है, निर्देशन देना है और सही समय पर सही चीज़ें देनी है, चाहे वो दंड हो चाहे वो पुरस्कार हो। समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो शैक्षिक परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मानसिक परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, प्रक्षेपित परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, सभी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो शैक्षिक परीक्षण द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, मानसिक परीक्षण द्वारा भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम समस्या उत्पन्न करने वाले बालकों की बात कर रहे हैं। प्रक्षेपित परीक्षण द्वारा उनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक बालकों की उपचार विधि क्या है? परिवार में उपचार, विद्यालय में उपचार, मनोवैज्ञानिक उपचार, परीक्षण और उपचार, ठीक है। अगर कोई गलती मिलती है, दिक्कत मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी यहाँ पर कारगर साबित होंगे। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक विक्षिप्त बालक
संबंधित होते हैं। शारीरिक बाधित, मंद अधिगामी, अपराधी या फिर कोई नहीं। तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालक जो है वो हम उनको शारीरिक बाधित नहीं बोल सकते। ये तो एक क्या है कि मानसिक एक विक्षिप्ति हो गई। संवेग मतलब इमोशनल, ठीक है, संवेगात्मक मतलब इमोशनल, तो इमोशनल मतलब मन से जुड़ा हुआ। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण क्या होता है? वातावरण, ठीक है। वंशानुक्रम हम नहीं कह सकते यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं वो इमोशनली जो है बालक परेशान हो या अच्छा हो या कठोर हो, सख्त हो या जैसे भी है, ठीक है, जल्दी ही वो रोने लगता है या नहीं रो पाता जल्दी ही, इस टाइप से हम नहीं कह सकते कि ये वंशानुक्रम चलेगा। ये किसी को भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वातावरण। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को शिक्षा कहाँ दी जाती है? तो सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई उनका माइंड जो है काम करना बंद कर दिया है, बस वो क्या है कि वो या तो फील कर जाते हैं छोटी छोटी बातों को, ठीक है ना, यही फ़र्क उनमें रहता है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का व्यवहारिक लक्षण क्या है? अप्रसन्न रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट है मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्तर। मानसिक स्तर को मापना और शैक्षिक उपलब्धि को मापना, तो ए और बी दोनों। मंद अधिगामी बालक, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता क्या है? शैक्षिक मंदिता, भाषा का दोष, वाणी की बाधिता। सो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों ही सही मिल गए हैं तो ये सभी। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सो मंद अधिगामी बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, नहीं ऐसे नहीं होगा। 120 से अधिक रहती है गॉड गिफ्टेड वालों की, प्रतिभाशाली, और 120 तक रहती है जो है वो सामान्य है। 90 to 120 सामान्य है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि मंद अधिगामी बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो रहती है 90 से कम, ठीक है, 90 से कम मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि रहेगी, क्योंकि 90 से आगे जो है ना वो सामान्य में काउंट होता है, ठीक है। तो मंद अधिगामी बालक जो हैं वो 90 से कम होगा। इसको एक बार आप देख लेना, कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है मंद गति से सीखना, स्मरण नहीं रख पाना, सामाजिक असुविधात्मक। तो ये सभी जो है मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है। वो धीमे धीमे सीखते हैं, स्मरण नहीं रख पाते, ठीक है ना। नेक्स्ट है मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियाँ कौन सी हैं? सो यहाँ पे मूर्त सहायक सामग्री, प्रस्तुतिकरण में छोटे छोटे वाक्यों में, या फिर पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना, या फिर ये सभी। सो हम यहाँ पे पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत करके उनको सिखा सकते हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य बाधित बालक ये हैं कि अजीर्ण रोग से ग्रस्त, एक सिंपल सा यहाँ पे है, अजीर्ण रोग से ग्रस्त जो बालक हैं वो स्वास्थ्य बाधित हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया आपका बुद्धि स्तर। तो बुद्धि स्तर जो है ना, स्वास्थ्य बाधित बालकों का जो बुद्धि स्तर होता है सामान्य से कम, इनका यहाँ पे बुद्धि स्तर जो है होगा सामान्य से कम, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 56। शारीरिक रूप से बाधितों के प्रकार है। शारीरिक रूप से बाधितों का प्रकार कौन सा? इनमें से स्वास्थ्य बाधित जो है शारीरिक रूप से बाधित का प्रकार है, या फिर अस्थि बाधित है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है, ठीक है। तो स्वास्थ्य तो जो है वो स्वास्थ्य में आ गया, और शरीर में जो आता है वो मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, स्किन वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य भी शरीर में ही होता है, लेकिन यहाँ पे शरीर के मतलब फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अस्थि बाधित जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 57। स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर कैसे होते हैं? वो जो है ना बहुबाधित होते हैं, ठीक है ना। बहुबाधित यहाँ पे आप बोल सकते हैं उनको, ठीक है। जिनके स्वास्थ्य में परेशानी है उनको और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। लास्ट MCQ है पिछड़ेपन का कारण, शारीरिक, मानसिक, वातावरण, ये सभी जो है पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। क्लियर गाइज। अब बात करते हैं हम
रिक्त स्थानों की, तो खाली स्थान, विदानसर, सामवेगिक रूप से विकलांग बालक जो होते हैं डैश रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आते हैं, तो वो शारीरिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आते हैं। सेकंड, दृष्टिबाधित बालकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब नहीं देख सकते या फिर वो हल्का हल्का देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि कोई बालक बहुत ऊंचा या बहुत धीरे से बोलता है तो वह स्वर दोषी जो है वो हम उसको कहेंगे कि उसके स्वर में क्या है, दोष है। 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंदबुद्धि बालकों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, जड़ बुद्धि, मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, सामान्य बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, कई सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो मेन जो श्रेणियां हैं वो 3 ही रहेंगी, ठीक है ना। ब्रेल लिपि से अंधे बालकों को जो है पढ़ाया जाता है। बहुबाधिता के कारण मुख्यतः वंशानुक्रम एवं वातावरण, 2 कारण यहाँ पे मुख्य माने गए हैं, वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलना और वातावरण, ठीक है, बहुबाधिता के कारण। नेक्स्ट आपका आता है सत्य और असत्य। सभी की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट भाई, समावेशी शिक्षा वही है ना जो सबको साथ लेके चले। नेक्स्ट है शिक्षा की दृष्टि से, सेकंड पॉइंट, शिक्षा की दृष्टि से श्रवण बाधित एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिससे बालक मौखिक रूप से शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव नहीं करता, ठीक है। तो मौखिक रूप से आप बोल रहे हो उसको मौखिक, ठीक है, लिख के कुछ बता नहीं रहे, और बच्चा कैसा है, श्रवण बाधित मतलब सुन नहीं सकता, तो क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो असत्य है। थर्ड पॉइंट, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित वे बालक हैं जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 होती है, ठीक है ना। सो ये आईसाइट का नंबर हो गया, तो दृष्टि क्षमता 20/70 है तो वे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, मतलब उनको कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। 26 से 50, फोर्थ क्वेश्चन, 26 से 50 बुद्धि लब्धि वाले बालक जड़ बुद्धि वाले वर्ग में आते हैं, जी नहीं, जड़ बुद्धि वाले वर्ग में ये नहीं आएंगे। 26 से 50 वाला जो होता है वो होता है 25 से कम, हम उनको बोलेंगे, ठीक है ना। 3 ही यहाँ पे कैटेगरी है, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, ठीक है। सो 26 से 50 जो होगा वो मूढ़ बुद्धि में आएगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और 50 से आगे जो आएगा 75 तक वो आएगा मूर्ख बुद्धि में, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। साधारण रूप से बाधित बालकों को साधारण कक्षा में ही निर्देशन दिया जा सकता है, ठीक है, नॉर्मल मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 6, दृष्टिबाधित सुनने और स्पर्श से लिखते हैं। जो दृष्टिबाधित हैं वो सुनकर और स्पर्श करके लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और ये देखो 2017, 2017, 2017, 18, 18, 19 में ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, वो भी यहाँ पर ईयर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं। सो श्रवण बाधित जो बालक हैं जरूरी नहीं वाणी बाधित हो, ऐसा कुछ नहीं है, जिनको ना सुनता हो बोल ना पाए ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टि बाधितों को ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको ब्रेल लिपि से ही पढ़ाया जाता है। श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं, ये रहा श्रवण बाधित और वाणी बाधित, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित बालक नहीं होते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको असत्य बोल दिया और यहाँ पर इन्होंने इसको सत्य बोल दिया, तो दोनों ही साइड ये घूम रहा है, लेकिन जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। विशिष्ट बालक राष्ट्र की आधार शक्ति है, विशिष्ट बालक राष्ट्र की आधार शक्ति है। तो नॉर्मल बालक आधार शक्ति हो सकते हैं, विशिष्ट बालक को हमें नॉर्मल बालकों के साथ जोड़ना पड़ेगा। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण के आधार पर बुद्धि लब्धि होता है, असत्य, श्रवण बाधितों का बुद्धि लब्धि वर्गीकरण के आधार पर नहीं। नेक्स्ट आपका आता है मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है। तो मानसिक मंदित और पिछड़े बालकों में डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, उनमें अंतर है। पिछड़े बालक डिफरेंट होते हैं, मानसिक मंदित माइंड से जो है वो कमज़ोर रहते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाले बालक हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है ना। सो सेकंड यूनिट के यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं फिनिश। आगे चलेंगे हम थर्ड यूनिट की तरफ, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और
अब शुरू करेंगे हम थर्ड यूनिट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। सो गाइज ये क्वेश्चन है आपके थर्ड यूनिट के यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शिक्षण में अनुदेशनात्मक साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अनुदेशनात्मक जो साधन हैं उनको 2 वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। पाठ्य सामग्री है और दूसरे में आता है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है ना। तो पाठ्य सामग्री में जो पठन पाठन के चीज़ें हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री में जो भी देखने वाली, देख के समझने वाली है, ठीक है ना, वो सारी वहाँ पे आ जाती हैं। क्लियर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी अधिगम। तो ऐसा अधिगम जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं वो एक ही कक्षा में एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, उसको हम सहकारी अधिगम बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्व अधिगम क्या है। तो स्व अधिगम ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षक के नियंत्रण से संपन्न नहीं की जाती, अर्थात उसमें बात यह है कि बच्चों को किसी नियंत्रण में, किसी दबाव में नहीं रखा जाता, खुला छोड़ दिया जाता है कि भाई वो अधिगम करें अपने आप। स्वयं मतलब खुद से, स्वयं मतलब स्वयं, और इसका मतलब हो गया खुद से, है ना, अपने आप उनको सीखने दिया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था क्या है। सो उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का अर्थ जो है वो सुधार से है, अमेंडमेंट से है, ठीक है, नई चीज़ों के डेवलपमेंट से है। सो समावेशी शिक्षा में कमज़ोर, असमायोजित या फिर कम बुद्धि लब्धि, IQ लेवल जिनका कम रहता है, ऐसे छात्रों की कमी, दोष, कठिनाई आदि का निवारण करने के लिए जो विशिष्ट मार्ग अपनाया जाता है, जो तरीका अपनाया जाता है, जो विधि अपनाई जाती है, उसे हम उपचार कहते हैं, ठीक है ना। और जब दोष कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाई जा रही, मतलब वो तो उन दोष कठिनाइयों का उपचार हुआ। और जब ये विधि शिक्षण में अपनाई जाए तो उसको हम उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था बोल देते हैं, ठीक है ना। किन्हीं भी कमियों को दूर करने के लिए जो भी विधि, प्रविधि, तरीका, ठीक है, पुरस्कार, दंड जो भी अपनाया गया है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक विधि बोल देते हैं, ठीक है ना। और उससे अगर हो रहा है उपचार, ठीक है, अगर हो रही हैं कमियां दूर, तो उसको हम बोलेंगे उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। अब बात करते हैं हम दल शिक्षण को सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये दिया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1955 में, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका जन्म हुआ था, दल शिक्षण, ठीक है ना, टीम टीचिंग। अब आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, फटाफट से देख लेते हैं। थोड़े से प्रश्न हैं, छोटी यूनिट है, सेकंड यूनिट थोड़ी लेंदी है, पढ़ लेना उसको, या तो फिर आप बाकी की 4 यूनिट कर सकते हैं जो छोटी छोटी हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स जो हैं वो लगभग सही आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उनको अच्छे से करके जाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, अनुशासन को कितने भागों में बांटा गया है। अनुशासन को कितने भागों में, तो यहाँ पे अनुशासन को बांटा गया है भैया 5 भागों में, अगर आपने पढ़ा होगा। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक है, आधिकारिक है, सामाजिक है, और कौन सा है, व्यक्तिक और व्यावसायिक, ठीक है। प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सहमित्र प्रणाली का विकास कब हुआ। तो यहाँ पे ये विकास जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। आंसर भी आपको साथ साथ यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन हमारा जो मकसद है वो है पढ़ाई करना, ठीक है, किसी भी तरीके से हमें आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मूल रूप से अनुशिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो मूल रूप से जो अनुशिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं, अनुशिक्षण मतलब ट्यूटरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, प्रक्रियाएं, ट्यूटरिंग प्रोसेस, अनुशिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। और वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 अनुशिक्षण प्रक्रियाएं होती हैं। ये वाला सी वाला आंसर आपका सही होगा। कैसा है कि देखो व करो, पहले तो यह है कि देख कर करो, ठीक है ना। और दूसरा है परीक्षण अध्यापन, परीक्षण, ठीक है। पहले तो लेवल जांचोगे, फिर अध्यापन करोगे, सिखाओगे, देन फिर परीक्षण लोगे, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया होगी। और तीसरी है समूह शिक्षण प्रक्रिया। तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं यहाँ पे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपका आ जाता है 4th क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समूह केंद्रित होता है। निदानात्मक कैसा होता है, समूह केंद्रित होता है, ठीक है, व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। तो यहाँ पे पहला, थर्ड, फोर्थ सब गलत हैं, ये कौन सा सही है, बी वाला सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बड़ी सिस्टम, ठीक है, बड़ी बोलते हैं ना मित्र को,
ठीक है। तो बड़ी सिस्टम क्या है? तो बड़ी सिस्टम है जो आपका मित्र है, बड़ी इस टाइप से बोलते हैं हम, तो वो एक मतलब फ्रेंड को बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बड़ी सिस्टम क्या है? सहमित्र प्रणाली है। कैसी है? सहमित्र प्रणाली, चड्डी बड्डी, ठीक है ना। चड्डी बड्डी मतलब बचपन का यार, लंगोटिया यार, ठीक है। तो उससे आप याद रखना। कुसमायोजन के कारण क्या है? प्राकृतिक हैं या भौतिक हैं, सामाजिक हैं या फिर सभी हैं? ठीक है। तो 2019 में पूछा गया प्रश्न है गाइस, कुसमायोजन के कारण प्राकृतिक होते हैं, भौतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और ये सारे होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम खाली स्थान की ओर, उनको जरा भरना है, ठीक है ना। थोड़े से क्वेश्चन हैं, छोटे से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, ईजिली हो जाएगा। सो पहले वर्ग की जो सामग्री है, पहले वर्ग की जो सामग्री है उनको हम बोलते हैं, भाई पाठ्यवस्तु सामग्री थी ना, उनको हमने क्या बोला था? मूलभूत सामग्री बोला था। क्या बोला था? मूलभूत सामग्री बोला था। या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय सामग्री भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, दोनों ही यहाँ पे होंगे, ठीक है। केंद्रीय सामग्री भी उनको बोला गया है। जो आपकी जो सामग्री थी वो दो प्रकार की थी, एक पाठ्य सामग्री थी और दूसरी थी दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पे जो पाठ्य सामग्री है उनको आप क्या बोल देते हैं? केंद्रीय या फिर मूलभूत सामग्री। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परंपरागत शिक्षण का सबसे पुराना माध्यम क्या है? भाई सभी को बैठा के एक कक्षा बना दी जाती है, ठीक है ना, और कक्षा में टीचर आता है और पढ़ाता है। तो संपूर्ण कक्षा शिक्षण मतलब संपूर्ण कक्षा को एक साथ में शिक्षा देना, ये परंपरागत शिक्षण का सबसे पुराना माध्यम है। सभी को बैठा लेते थे, है ना। आज भी ऐसे ही होता है। सहयोग डैश एवं डैश दोनों प्रकार का हो सकता है। तो सहयोग जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पॉसिबल है, ठीक है। जो सहयोग है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, समूह शिक्षा प्रक्रिया में अनुशिक्षक एवं विद्यार्थी का कार्य बारी बारी से सम्मिलित होना शामिल है, ठीक है। इनके दोनों के जो कार्य हैं वो बारी बारी से चलते हैं। शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र पढ़ेंगे, सीखेंगे, देन जो परीक्षण होगा, जो भी होगा, ठीक है, अध्यापन होगा, परीक्षण अध्यापन परीक्षण होगा, अध्यापन परीक्षण होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे कार्य जो है वो अलग अलग है। सो प्रश्न नंबर 5 पर यहाँ पर हम फोकस करेंगे। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित दोनों प्रकार का यहाँ पर बताया गया है, लेकिन ये समूह केंद्रित होता है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। क्योंकि निदानात्मक परीक्षण केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये पूरे जो आपका कक्षा जो विद्यार्थी हैं, जो पूरा समूह है, सो सभी में जो जो परेशानियाँ हैं वो वहाँ पर हम निदान उनका करेंगे। सो ये समूह केंद्रित यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की क्या है? प्रधानता है, ठीक है। बाल केंद्रित मतलब बालक जो है वो केंद्र में रखा गया है और सारी चीज़, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, ये सब क्या है उसके सराउंडिंग्स में है। ई शिक्षा, ई शिक्षा का मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो एजुकेशन है, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से, है ना। तो ई शिक्षा ऐसे आधुनिक समय में क्या है, इसमें स्क्रीन कास्टिंग जो है वो प्रचलित। स्क्रीन कास्टिंग जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्क्रीन कास्ट करके बना रहा हूँ, या फिर आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो स्मार्ट जो स्क्रीन है, स्मार्ट जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्क्रीन कास्टिंग होती है। लैपटॉप की स्क्रीन क्या होती है, एक बड़ी सी एलईडी पर हम अपनी स्क्रीन को कास्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से शीशे की तरह, है ना, कि भैया एक ही चीज़ दूसरी चीज़ में दिखती है। जैसे कि हम अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, तो चेहरा तो हमारा है लेकिन दिख कहाँ रहा है, सामने। ऐसे ही स्क्रीन जो है वो लैपटॉप की है या फिर मोबाइल की है और वो दिख कहाँ रही है, सेम एज दूसरी बड़ी स्क्रीन में दिख रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्क्रीन कास्टिंग। कास्ट करना मतलब उसी तरीके का बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अनुशासन के विकास का प्रथम नहीं है, प्रथम है ये, प्रथम स्तर जो है वो प्राकृतिक अनुशासन कहलाता है। जो प्रथम स्तर है वो प्राकृतिक अनुशासन वो कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका परीक्षाओं में अंकों का विश्लेषण कैसा हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक, त्रुटियों के अंतर्गत जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, देन सत्य देखेंगे और यूनिट 3 आपकी हो जाएगी फिनिश। स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक ब्लूम, मिस्टर ब्लूम है, ठीक है। कौन है? ब्लूम, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किस पे, सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर गाइस। सो किंडरगार्टन प्रणाली जो है, किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो अनुदेशनात्मक साधन, उसमें उपहार कहे जाते हैं। क्या ये सत्य है? तो अनुदेशनात्मक साधन जो है वो उपहार कहे जाते हैं, हाँ जी हाँ सत्य है।
अनुशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें एक से एक को निर्देशन शामिल होता है। ठीक है, अनुशिक्षण ऐसी प्रक्रिया है एक से एक को, है ना, 1 बाय 1 जो है वहाँ पे क्या होता है, निर्देशन जो है वो शामिल होता है। जी हाँ। सो अनुशासन के विकास का थर्ड प्रश्न, अनुशासन के विकास का द्वितीय स्तर आधिकारिक अनुशासन नहीं कहलाता। द्वितीय जो स्तर है अनुशासन के विकास का वो क्या कहलाता है, आधिकारिक अनुशासन ही कहलाता है। और थर्ड जो है वो सामाजिक कहलाता है, फोर्थ व्यक्तिक, और फिफ्थ जो है व्यावसायिक अनुशासन कहलाता है। फर्स्ट जो है वो प्राकृतिक अनुशासन कहलाता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का सुधार से है। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का संबंध जो है, ऐसे करो प्रश्न पूरा नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का संबंध जो है वो सुधार से है, निदान से है, उपचार से है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम सत्य कहेंगे इसको। सह शिक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही समय में और एक ही स्थान पर विविध क्षमताओं से परिपूर्ण विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशित एवं क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं सह शिक्षण, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक एक टीम आती है पूरी और वो पढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी यूनिट 3 के जो ये 1 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये फिनिश हो रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैं एक वीडियो में भी बना दूंगा सारे 5 यूनिट के, और इनको अलग अलग करके भी डालूंगा। ठीक है, यूनिट वाइज भी डालूंगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप देख लेना। ठीक है, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो गाइज, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की और देन हम देखेंगे बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन। सो गाइज, आइए बढ़ते हैं हम यूनिट 4 की ओर, जो कि है इंक्लूसिव स्कूल, है ना। तो यहाँ पे स्कूल के बारे में हम बात करेंगे इस यूनिट में, और वहाँ पर सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं, आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय, सब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। समावेशी विद्यालय का शाब्दिक अर्थ है क्या है। सो समावेशी विद्यालय का जो शाब्दिक अर्थ है, इंक्लूसिव स्कूल का जो मीनिंग है वो क्या है कि जो भी बालक हैं, नॉर्मल वाले और विशिष्ट बच्चे जिनमें कुछ हल्की फुल्की कोई कमी है, उनकी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध एक साथ कराना। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका शाब्दिक अर्थ। प्रश्न नंबर 2, समावेशी विद्यालय को शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है। तो ये अभिकरण जो है वो औपचारिक है ना। 2 अभिकरण होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, तो ये औपचारिक अभिकरण यहाँ पर उसको माना गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, विद्यालय के विकास से पूर्व बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किस संस्था द्वारा की जाती थी। तो विद्यालय नहीं थे तो परिवार द्वारा ही उनको जो भी दादा दादी, चाचा ताऊ, मम्मी पापा, ये जो भी सिखाते थे वही उसकी शिक्षा कहलाती थी। 4, परिवार द्वारा बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय को क्यों सौंप दिया जाता है। क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार की प्रणाली में हम यहाँ पे शिक्षित होते हैं, तो गाइज ऐसी शिक्षा परिवार में हमें नहीं मिल पाएगी, दैट्स वाई हमें स्कूल में जाना पड़ता है। ठीक है ना, सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, बच्चों के सुचारू शारीरिक विकास के लिए समावेशी विद्यालय द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं। तो सुचारू और सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ ना गेम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आउटडोर इंडोर गेम्स जो हैं वो सारे वहाँ पे, है ना। आउटडोर मतलब जो दौड़ भाग वाले हैं या खेल कूद व्यायाम हम कह सकते हैं, वहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, बच्चे की शिक्षा के दृष्टिकोण से घर तथा विद्यालय में क्या संबंध हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि घर में जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही बनेगा। 100% जो शिक्षित है बच्चा विद्यालय में नहीं हो सकता। घर का माहौल भी आपको पॉजिटिव रखना होगा, पूछना होगा बच्चे से कि क्या पढ़ रहा है, होमवर्क पे उसके ध्यान देना होगा। ठीक है, जितना आप फोकस करोगे बच्चा उतना ही अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, विद्यालय में उतने अच्छे से वो सिर्फ विद्यालय में नहीं पढ़ पाएगा या फिर सिर्फ घर पे नहीं पढ़ पाएगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों पर ही वहाँ पे आपको कार्य करना होगा। प्रश्न नंबर 7, बच्चे के दृष्टिकोण से घर तथा समावेशी विद्यालय में सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो परिवार और विद्यालय का जो प्रमुख उद्देश्य है बच्चे के लिए वो है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट, मीन्स सर्वांगीण विकास उसका वहाँ पे करना चाहते हैं सभी लोग मिलके, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो चाहे वो उसके टीचर्स हों। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8, समावेशी विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालकों को सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी प्रमुख उपाय कौन से हैं, वो क्या प्रमुख उपाय हैं। ठीक है, तो ये है शिक्षक तथा अभिभावकों में नियमित जो संपर्क है, पीटीएम जो है वो नियमित होती रहे, और पीटीएम में जो आपके मम्मी पापा हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते रहें। तो नियमित वहाँ पर आपका जो संपर्क है वो टीचर से
बना रहता है और बच्चे के बारे में टीचर्स मम्मी पापा को बताते रहते हैं, तो आपको पता लगता रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, शैतानी कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना, और उस पर हमें क्या एक्शन लेना है। क्लियर गाइस? चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो प्रबंधन मतलब प्रबंध करना, ठीक है, प्रबंध करना, किसी भी चीज़ का प्रबंध करना, मैनेजमेंट, ठीक है, वो उसका प्रबंधन से तात्पर्य है। अब ये देख लो आप किस फील्ड में हो, हर जगह प्रबंधन, एक प्रबंधक होते हैं, प्रबंधन समिति होती है, या फिर मैनेजमेंट उसको बोला जाता है, जो चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, समावेशी विद्यालय नामक संस्था के विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन से हैं? तो परिवार के आकार में परिवर्तन, परिवार की शैक्षिक असमर्थता, शिक्षण को सामाजिक दायित्व स्वीकार करना, या फिर ये सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर जो हैं वो समावेशी विद्यालय नामक संस्था के जो जिम्मेदार कारक हैं, वो प्रमुख कारक उपरोक्त सभी हैं, ये आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समावेशी विद्यालय के विषय में महत्वपूर्ण कथन क्या है वो जानते हैं, ठीक है। तो विद्यालय एक महान संस्था है, बिल्कुल है। विद्यालय में अनुशासनहीनता पाई जाती है, जी नहीं। उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि विद्यालय घर और समाज को जोड़ने वाली कड़ी है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और विद्यालय का घर से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर 2 गलत हैं और 2 सही हैं, ठीक है। तो विद्यालय जो है वो एक महान संस्था है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा मिलती है तो जाहिर सी बात है वो महान है, क्योंकि वो जो जन्म से मानव है उनको जानवर से इंसान बनाते हैं, ठीक है ना। एक अच्छे इंसान समाज में रहने लायक, वो विद्यालय का वहाँ पे महत्वपूर्ण रोल है, विद्यालय और परिवार का, ठीक है, बराबर रोल है। विद्यालय तो एक महान संस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समावेशी विद्यालय की, तो वो यहाँ पे है घर और समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी। ये यहाँ पर बेस्ट इसका एक आंसर होगा, क्योंकि महान संस्थाएं तो और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। अब हमें आंसर जो देना है वो विद्यालय के संबंध में देना है। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? घर एवं पाठशाला से कोई संबंध नहीं है, गलत। बच्चे की शिक्षा के लिए घर पाठशाला पर निर्भर करता है, जी नहीं। सामान्य बालकों के साथ बाधित बालकों को शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी विद्यालय है, समावेशी शिक्षा है। बस यही हमें चाहिए था, जो मिल गया। यही है सही। प्रश्न नंबर 4, समावेशी विद्यालय में आपसी सहयोग स्थापित करने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करना, शिक्षकों को बालकों के घर जाना, या फिर विद्यालयों में जो उत्सव होते हैं उनमें अभिभावकों को निमंत्रित करना, ठीक है। तो ये तीनों ही सही हैं। उपरोक्त सभी सभी सही सभी सही है ना। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा के प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? ब्लूम, डेविस, हर्बर्ट, क्लेसर, ठीक है। 2019 में पूछा गया था भैया। I.K. डेविस, प्रबंधन मैनेजमेंट जो दिया था वो I.K. डेविस ने दिया था, याद रखना। अब खाली स्थानों को भरने का समय आ गया है। प्रश्न नंबर 1, विद्यालय में क्या होना चाहिए? एक तो पुस्तकालय हो, लाइब्रेरी हो और एक लैब हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। सेकंड, स्कूल जो है वो कैसे वातावरण में होना चाहिए? जहाँ पे कीड़े मकोड़े हो, गंदगी हो, नहीं ना, या फिर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो, डब 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 हो रही हो, नहीं। एक अच्छे सुंदर स्वच्छ वातावरण में स्कूल होना चाहिए। थर्ड प्रश्न, स्कूल भवन के ढांचे की योजना कैसी होनी चाहिए? आधुनिक होनी चाहिए और वैज्ञानिक होनी चाहिए, ठीक है ना। वैज्ञानिक और आधुनिक होनी चाहिए। क्लियर गाइस? बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए पारस्परिक तरीकों की अपेक्षा कैसा मनोवैज्ञानिक जो तरीके हैं उनको प्रयोग में लाना चाहिए। फिफ्थ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चलते आजकल बड़े बड़े शहरों में जो है वो हॉकी क्लब की स्थापना हो रही है, ठीक है ना, ताकि सभी लोग वहाँ पे समावेश कर सकें। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मानव को देश का मानव संसाधन कहा गया है। कक्षा शिक्षण छात्र, अध्यापक और वातावरण तीनों पर केंद्रित होता है। तीनों कारक यहाँ पर मेन हैं। छात्र बेकार होंगे, अधिगम बेकार होगा। शिक्षक बेकार होंगे, अधिगम बेकार होगा। वातावरण बेकार होगा, तब भी अधिगम बेकार होगा, मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीनों यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस? अब प्रश्न आ गया 9th, शिक्षण संस्थाओं को दलगत राजनीति जो है उनसे अलग रखना चाहिए। राजनीति और शिक्षा का कोई वहाँ पर मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल भाई राजनीति तो हर जगह है कि नहीं।
कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे अपने संस्कृति के साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण करें। ठीक है ना। शिक्षण प्रबंधन का प्रत्यय हर्बर्ट ने दिया था। शिक्षण प्रबंधन का प्रत्यय आई.के. डेविस ने दिया था, है ना। तो यहाँ पर हर्बर्ट वाला असत्य हो जाएगा, आई.के. डेविस होगा तो सत्य हो जाएगा। 2017 में ये पूछा गया था, याद रखना इसको। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट जो 4th है उसके क्वेश्चन जो 1 मार्क्स वाले हैं वो होते हैं फिनिश। और अगली वीडियो में या इसी में मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है। एक कंप्लीट वीडियो रहेगी और एक यूनिट वाइज वीडियो रहेंगी, अलग अलग यूनिट वाइज। ठीक है ना। तो मिलते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ यूनिट 5th में। क्लियर गाइस। सो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन लास्ट यूनिट के इंक्लूसिव एजुकेशन के। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, समावेशी विद्यालय का सृजन। सो 5th यूनिट है टीचर्स रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर्स का क्या रोल है समावेशी शिक्षा में, उसको बेहतर बनाने में। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के गुणों को लिखिए। क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए, संबोधन, क्या गुण होना चाहिए भाई, अच्छे से वो पढ़ाए, है ना। नॉलेज वाले बहुत शिक्षक घूम रहे हैं जिनको नॉलेज है, लेकिन उनकी क्या है ना, डिलीवरी अच्छी नहीं है। डिलीवरी मतलब बातों को दूसरों को समझा पाना, जो हमें समझ में आ गया उसको एक समझाने का एक तरीका होता है ना। व्यक्तित्व और आकृति एक शिक्षक वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुटखा खाता हुआ शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहा आपको कि ओ भैया को ऐसे मुंह ऊपर को करके, है ना। आशावादिता, संयम, उत्साह, मानसिक निष्पक्षता, शुभ चिंतन, सहानुभूति, जीवन शक्ति और विद्वता। ठीक है। विद्वता होती है ज्ञान। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक अच्छे शिक्षक के संकेत हैं। ठीक है। हिंदी में है, आपको समझ आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, निरीक्षण को सहयोग देने में अध्यापक को क्या सहायता मिल सकती है। तो निरीक्षण को सहयोग देने में अध्यापक को निरीक्षण कार्य के लिए प्रेरणा और क्रियात्मक सहायता मिल सकती है। ठीक है ना। सहगामी पाठ्य क्रियाओं के गठन से संबंधित अध्यापक के क्या कर्तव्य हैं। जो सहगामी पाठ्य क्रियाएं हैं उनके गठन से संबंधित अध्यापक के कर्तव्य क्या क्या हैं। ठीक है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों के साथ मिलकर इन गतिविधियों की क्या करनी होगी, योजना बनानी होगी। अधिकांश रूप में विद्यार्थी इस प्रकार की क्रियाओं में रुचि नहीं दिखाते, तो अध्यापक को इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। सो अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों पर कोई भी क्रिया जो कर रहे हैं उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि वो कमा तो रहे नहीं है। ठीक है। तो आर्थिक बोझ भी ना पड़े और काम भी हो जाए, शिक्षण भी हो जाए, अधिगम भी हो जाए। ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं। सो प्राथमिक स्तर पर जो निर्देशन के उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अवलोकन करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं, आवश्यकताओं तथा गुणों का अवलोकन करना। अवलोकन किए गए तथ्यों की संचयी आलेख, मतलब उनको सूचीबद्ध करना, एक लिखना पंक्ति में नंबर डाल के। उपस्थिति अधिकारियों के साथ सहयोग के साथ कार्य करना, जो उपस्थित अधिकारी हैं उनके साथ में मिलके उन पर कार्य करना है। अभिभावकों एवं विद्यालयों के बीच में मधुर संबंध जो स्थापित है वो बनाना है। कौन बनाएगा, शिक्षक बनाएगा। जैसे वहाँ पे कोई उत्सव होता है, कोई भी गेम्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहाँ पर अभिभावकों को निमंत्रण देना है, शिक्षक का कार्य है। समस्त शिक्षकों का सहयोग जो है उसको प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि अकेला है, वहाँ पे टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, समूह में, है ना, कार्य होना चाहिए ताकि अच्छे से हो पाए। विद्यार्थियों की प्रगति का सतत रूप में मूल्यांकन करना है। ठीक है ना। विद्यार्थियों की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन कौन करेगा, शिक्षक करेगा। ठीक है ना। विद्यालय की तथा शिक्षा से बाहर की समस्याओं से ग्रस्त होने वाले विद्यार्थियों की पहचान करें, और जो ऐसे बालक हैं जो सामाजिक अथवा सामवेगिक समायोजन करने में असफल हैं, शिक्षा संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हैं, उनकी जो है पहचान करें, उनकी समस्याओं का निवारण करना शिक्षक का कार्य है। शिक्षक का कार्य क्या है, समस्याओं का निवारण करना, है ना। प्रश्न नंबर 5, विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों की शैक्षणिक असफलता के कारण, जो विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे हैं उनकी जो शैक्षिक असफलता है वो क्या है। या तो अभिप्रेरण की कमी है, क्षेत्रपूर्ण आदतों का विकास है, या फिर निष्क्रिय शैक्षणिक सम्मिलन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना। तो इसमें ये आ जाता है,
इन तीनों की अगर मैं बात करूं कि या तो भाई जो है अध्यापक द्वारा जो बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी मुश्किलों के पहचानने की जो शक्ति है, वो वहाँ पर असफलता है कि अध्यापक उनको नहीं सिखा पाया कि मुश्किलों को से कैसे बचना है। ठीक है, या फिर बच्चों की विशेषताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग वहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है ना, जैसे किसी को बोलने में थोड़ी दिक्कत है, किसी को सुनने में थोड़ी दिक्कत है, किसी को थोड़ी देखने में दिक्कत है, उस प्रकार से वहाँ पर शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया गया, तो बच्चे का जो अधिगम है वो कम हुआ। ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर बच्चों का जो निर्देशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ, व्यक्तिगत सहायता उनको नहीं मिली, अतिरिक्त समय किसी को चाहिए था, मतलब माइंड थोड़ा लेट ग्रैब करता है, लेट थोड़ा समझता है, तो उनको अतिरिक्त समय वहाँ पर नहीं दिया गया, है ना। इस टाइप से उनका जो शैक्षणिक असफलता है, इनके कारण हम वहाँ पर बता सकते हैं। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। सो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, समावेशी विद्यालयों में मानवीय संसाधन के रूप में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है। ठीक है, तो प्रथम स्थान जो मेन है स्कूल का कौन होता है, वो प्रधान अध्यापक जी होते हैं, है ना। जो वहाँ पे मेन जो पद होता है वो किसका होता है, प्रधान अध्यापक का। उनकी वहाँ पर जो रूल्स हैं और रेगुलेशन है वो उन्हीं के चलते हैं। शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक हैं। शिक्षक जो है राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक हैं, यह कथन किसने बोला था। तो यह कथन बोला था हुमायूं कबीर का ये कथन है। शिक्षक जो है वो राष्ट्र के भाग्य निर्णायक है, भाग्य का निर्णय करते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं। डॉक्टर क्लैप ने एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के कितने गुणों का उल्लेख किया। तो डॉक्टर क्लैप ने एक अच्छे शिक्षक के गुणों को 10 बताया है कि यहाँ पे जो है ना अच्छे शिक्षक के जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, है ना। जो संबोधन था, व्यक्ति का आकृति, आशावादिता, संयम, उत्साह, मानसिक निष्पक्षता, शुभचिंतन, सहानुभूति, है ना। ये इस प्रकार के जो 10 मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ये फ्लैप के ही दिए गए गुण हैं, जो कि 1913 में एक अध्ययन में दिए गए थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से गुण एक शिक्षक में पाए जाते हैं। संवेगात्मक संतुलन, जीवन शक्ति, विषय का पूर्ण ज्ञान। तो ये सभी गुण एक शिक्षक में पाए जाते हैं और होने भी चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य एक अध्यापक का मुख्य कार्य है। शिक्षण, गठन, निरीक्षण, ये सभी। तो तीनों कार्य मुख्य कार्य हैं, शिक्षण करना है, गठन करना है और निरीक्षण करना है। परीक्षण एवं मूल्यांकन किसका एक मुख्य कार्य है। अध्यापक का, माता पिता का, समाज का या फिर आस पड़ोस का। सो अध्यापक का ये एक मुख्य कार्य है, अध्यापक ही करेगा मूल्यांकन और परीक्षण, है ना। वैसे तो आस पड़ोस वाले भी करते हैं कि शर्मा जी का छोरे ने तो टॉप कर दिया है, गुप्ता जी आपका बच्चा तो नहीं पढ़ा, वो इस प्रकार का वहाँ पे मूल्यांकन करते हैं। समावेशी विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है किसके लिए। पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए, सामाजिक समायोजन के लिए, अधिगम की जो कठिनाइयाँ हैं उनके निदान के लिए। तो इन सभी के लिए, ठीक है, समावेशी विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन का उपयोग इन सब पारिवारिक समस्याओं के समाधान पे भी, सामाजिक समायोजन हेतु भी, है ना, और अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी। समावेशी निर्देशन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो वो समस्या केंद्रित होती है, समस्या को केंद्र में रख के वहाँ पर बात की जाती है कि समस्या का उपचार कैसे किया जाए। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। कैसी भाई, औपचारिक या फिर अनौपचारिक। तो निर्देशन दोनों प्रकार से हो सकता है ना, औपचारिक भी अनौपचारिक भी। समावेशी विद्यालय में निर्देशन के उद्देश्य क्या है। विद्यालय जीवन से परिचित करवाना है, विषयों का के चयन का उद्देश्य है, सामवेगिक मतलब संवेगात्मक तथा व्यक्तित्व आवश्यकता का उद्देश्य। तो सारे ही तीनों यहाँ पर सही कथन है, कोई भी मिलता है तो टिक कर देंगे। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है आत्मज्ञान कराना, आत्मस्वीकृति, आत्म समायोजन। 2019 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो परामर्श प्रक्रिया, आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, आत्म समायोजन, ये सभी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। खाली स्थान भर दो भैया। शिक्षक ही विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक डायनेमिक शक्ति है। शिक्षक पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है। भावी शिक्षक अपने छात्रों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने से बहुत कम संबंध रखेगा। जीवन में सफलता पाने के लिए अच्छा प्राणी होना आवश्यक है।
बालक अध्यापक से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से सीखते हैं। बालक अध्यापक को जज करते रहते हैं, है ना, कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, ठीक है ना। अब सत्य असत्य के बारे में देख लेते हैं। लास्ट यूनिट है और लास्ट पॉइंट पर हम चल रहे हैं। निर्देश कार्यक्रम के संगठन हेतु कार्यक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण कार्य है। जी हाँ। सेकंड क्या कहता है, किसी भी विद्यालय की प्रगति उस विद्यालय के प्रधानाचार्य की सूझबूझ, प्रशासकीय क्षमता एवं योग्यता पर निर्भर करती है कि वहाँ पर कैसे जो है शिक्षण प्रक्रिया होगी, कैसे जो है व्यवस्था होगी, अनुशासन कैसा होगा, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। समावेशी विद्यालय में अनेक प्रकार की निर्देशन सेवाएं कार्य नहीं करती, असत्य है ना, करती हैं। शिक्षक निर्देशन कार्यक्रम में अपना अधिकाधिक सहयोग प्रदान नहीं कर सकता, कर सकता है ना, तो ये गलत है। मानक टेस्ट के आधार पर बालकों की प्रतिभा का मापन किया जाता है। हाँ जी। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। जो दृष्टिबाधित हैं उनका जो संस्थान है वो कहाँ पे है? देहरादून में है। 2017 में ये प्रश्न आया था, जो कि सत्य है। 7 परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होता, असत्य। परामर्श की प्रक्रिया त्रिपदीय होती है। परामर्श की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? त्रिपदीय, सत्य। स्वरूप के आधार पर परामर्श 2 प्रकार का होता है। 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना। स्वरूप के आधार पर परामर्श 2 प्रकार का होता है, 2018 में पूछा गया था, जो कि हम कहेंगे परामर्श के मेन प्रकार की बात करूँ तो 2 प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है निदेशात्मक, अनिदेशात्मक और समन्वित, 3 प्रकार का ये होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये हो गया था, असत्य है, ये 2 प्रकार का नहीं होता है ना। अब चलते हैं 10th। परामर्श प्रक्रिया के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं, तो ये 2018 में पूछा गया था और प्रश्न जो है यहाँ पर सत्य है। परामर्श को अच्छे से पढ़ लेना। मूल्यांकन शिक्षण आयाम को ब्लूम ने दिया था। मूल्यांकन शिक्षण आयाम जो है वो ब्लूम ने दिया था। रक्षा प्रबंधन के आयाम को डेविस ने दिया था, तो रक्षा प्रबंधन के आयाम को डेविस ने नहीं दिया था, तो है ना। तो प्रबंधन को डेविस ने दिया था। आई के डेविस ने क्या बोला था? प्रबंधन को दिया था, ठीक है ना। शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं, बिल्कुल 4 सोपानों को याद कर लेना। यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, ये आपकी ना पूरी यूनिट का एक निचोड़ होते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक पता लग जाते हैं बहुत जल्द से, और जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं आप तुरंत उनको तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब स्वरूप के आधार पर परामर्श आपको नहीं पता, आप देखेंगे जाके, है ना। परामर्श प्रक्रिया के उद्देश्य जो तीनों होते हैं वो क्या क्या होते हैं, है ना। तो परामर्श 3 प्रकार का मेन कौन सा होता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और रक्षा प्रबंधन किसने दिया था? शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं। चारों को आप जो है ना, अगर नहीं आ रहा है तो देखना, और आ रहा है तो अच्छी बात है, तब भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो अब मिलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के साथ और उनके आंसर्स के साथ और फुल कंटेंट के साथ, ठीक है ना। सो टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट गाइज।